राज्य में नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 26 से 51 तक सम्मिलित किया गया है। यह तत्व शासन व्यवस्था के मूल आधार होते हैं। संविधान का यह भाग आयरलैंड से लिया गया है, मतलब हमारे संविधान में पहले से नहीं था, बल्कि हम कहाँ से लेकर आए हैं, आयरलैंड से लेकर आए हैं। तो भारत में जो संविधान है उसमें दिए गए हैं नीति निर्देशक तत्व। तो कहाँ पर दिए गए हैं, भाग 4 में इनका वर्णन किया गया है भैया कि चारों तरफ से आओ, हमारे नीति बताओ हमारे लिए और निर्देश दो। तो नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में दिए गए हैं। कहाँ से, तो अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में दिए गए हैं और इनको भारत में आयरलैंड के संविधान से जोड़ा गया है। नीति निर्देशक तत्व राज्य को दिए गए सकारात्मक निर्देश है, मतलब राज्य को बताते हैं भैया पॉजिटिव वे में कि ऐसे निर्देश हैं तुम्हारे, ये काम करो, जो देश में सामाजिक आर्थिक न्याय की स्थापना हेतु अनिवार्य हैं। तो देश को सामाजिक आर्थिक न्याय की स्थापना करने के लिए अनिवार्य बताए गए हैं नीति निर्देशक तत्व। चूँकि इन अधिकारों को तात्कालिक परिस्थितियों में देना संभव नहीं था, अतः BN राव की सलाह पर इन्हें नीति निर्देशक तत्वों की श्रेणी में रखा गया है। तो कुछ ऐसे अधिकार थे जो कि उन परिस्थितियों में जहाँ भारत आज़ाद हुआ था, संविधान लागू हुआ था, उस समय भारत नहीं दे सकता था। तब BN राव है, इन्होंने कहा कि एक काम करो, ये आप पूरे निर्देश को नीति निर्देशक तत्वों में डाल दो, क्योंकि अभी तो हम दे नहीं सकते, इतना हमारा मतलब स्टेटस नहीं है भारत का, तो ये दे सके या इस स्टेज पे नहीं है कि दे सके, इसलिए इसको निर्देशक तत्वों की श्रेणी में डाला गया है, ताकि जब सरकारें सक्षम हो जाए तो धीरे धीरे से इन उपबंधों को लागू कर देगी। जब सरकार इतनी सक्षम हो जाएगी कि सारी सुविधाएं उसके पास है, तो वह धीरे धीरे से इन उपबंधों को लागू कर देगी। ये है नीति निर्देशक तत्व। तो पहले आते हैं नीति निर्देशक सिद्धांत जो है। सबसे पहला टॉपिक क्या है, तो यह आयरलैंड से लिए गए हैं, भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से 51 तक है। 3 पॉइंट ये हो गए। अब निर्देशक तत्व हैं क्या, तो यह सकारात्मक निर्देश है सरकार के लिए। दूसरा, यह सामाजिक आर्थिक न्याय की स्थापना करते हैं देश में। यह तात्कालिक परिस्थितियों में देना संभव नहीं था जब भारत का संविधान लागू हुआ था, इसलिए VN राव की सलाह पर इनको निर्देशक तत्वों की श्रेणी में रखा गया है। जब सरकारें सक्षम हो जाएंगी तो धीरे धीरे से इन उपबंधों को लागू कर देंगी। फिर आते हैं नीति निर्देशक तत्व क्या है। तो जो नीति निर्देशक तत्व हैं इनकी मुख्यतः 3 बातें होती हैं। पहले, वे लक्ष्य होते हैं या उद्देश्य हैं जो कि समाज के रूप में हमें स्वीकार करने चाहिए। तो मतलब समाज के रूप में हमें स्वीकार करने चाहिए, ऐसे कुछ लक्ष्य और उद्देश्य हैं। दूसरा, वे अधिकार हैं जो कि नागरिकों को मौलिक अधिकारों के अलावा मिलने चाहिए थे। कुछ अधिकार हैं जो कि भैया किसी भी नागरिक को भैया कंपलसरी है कि मिलने चाहिए, तो वो मौलिक अधिकार में डाल दिए। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो भी मिलने चाहिए थे, उनको नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत रखा गया है। फिर तीसरा आता है, वे नीतियाँ हैं जिन्हें सरकारों को स्वीकार करना चाहिए, मतलब सरकार भी इनको स्वीकार करे, ऐसे निर्देशक तत्व होते हैं नीति निर्देशक तत्व। तो नीति निर्देशक तत्व की प्रमुख 3 बातें होती हैं। पहला, यह लक्ष्य उद्देश्य से समाज के लिए हमें स्वीकार करनी चाहिए। यह अधिकार जो कि नागरिकों को मौलिक अधिकारों के अलावा मिलने चाहिए थे। और नीति निर्देशक तत्व ऐसे नियम हैं, नीतियां हैं जिन्हें सरकार को स्वीकार करना चाहिए। नीति निर्देशक तत्वों को देखने से आपको संविधान निर्माताओं की भारत की कल्पना का आभास होगा। तो जब हम नीति निर्देशक तत्वों को देखते हैं तो हमें पता चलेगा कि हमारे जो संविधान निर्माता थे वो भारत की कैसी कल्पना करते थे या कैसी कल्पना करते होंगे। इसका आभास हमें कैसे प्राप्त होता है, नीति निर्देशक तत्वों से प्राप्त होता है। तो जो नीति निर्देशक तत्व हैं तो वो हमें बताते हैं ना, उनकी कल्पना बताते हैं। तो वो भी कल्पना कैसे होगी, 3 प्रकार की होगी। तो पहले आते हैं गांधीवादी तत्व होंगे, क्योंकि उस समय गांधीवादी पूरे बहुत सारे राजनेता थे, गांधी जी का बहुत सारा प्रभाव था इन पर, बहुत अच्छा प्रभाव था। फिर सामाजिकवादी भी तत्व कुछ होंगे, समाज से रिलेटेड थे, और उदारवादी तत्व भी कुछ होंगे। तो नीति निर्देशक तत्वों का जो वर्गीकरण है 3 आधारों पर किया गया है। पहले आता है गांधीवादी तत्व, दूसरे समाजवादी तत्व और तीसरा आता है उदारवादी तत्व। तो गांधीवादी तत्व, गांधी जी की क्या बातें इसमें देखने को मिलेंगी। तो पहले आते हैं गांधी जी के सपने को साकार करने के लिए इसमें कुछ विचारों को निर्देशक तत्वों में शामिल किया गया है, जिन अनुच्छेद से गांधीवादी विचारधारा का आभास होता है, जैसे कि अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 43 ख, अनुच्छेद 46, 47 और 48। ये हमें गांधीवादी विचारधारा को बताते हैं। तो गांधी जी के सपनों को साकार करने के लिए उनके कुछ विचारों की झलक हमें इनमें देखने को मिलती है। तो कौन कौन से अनुच्छेद हो जाएंगे जिसमें हमें गांधीवादी विचारधारा देखने को मिलेगी। तो वो अनुच्छेद 40, 43, 43 ख,
अनुच्छेद 46, 47 और 48। फिर आते हैं समाजवादी तत्व। वे लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करते हैं। जो अनुच्छेद ये हैं, मतलब समाजवादी, समाज के बारे में सोचते हैं, मतलब लोक कल्याणकारी राज्य तत्व भी ऐसे हैं जो इसमें दिखते हैं हमें, तो वो भी उसके कुछ अनुच्छेद दिए गए हैं, जैसे कि अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 39 का, अनुच्छेद 40, 42, 43, 43 का और 47। तो हमें जो समाज के लोक कल्याणकारी समाज की स्थापना करने के लिए तत्व बोलते हैं वो हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 38, 39, 39 का। अनुच्छेद 40, 41, 42, अनुच्छेद 40 नहीं, अनुच्छेद 40 गांधीवादी है, तो अनुच्छेद 41, 42, 43, 43 का और 47। फिर आते हैं हमारे उदारवादी तत्व जो कि उदार हैं। तो ये क्या करती हैं, बे उदारवादी विचारधारा से संबंधित तत्व कौन से हो जाएंगे, तो अनुच्छेद 44, 45, 48, 48 का 49, 50 और 51। तो ऐसे तत्व जो कि हमें उदारवादी तत्वों के लिए आभास कराते हैं, तो वो हो जाएंगे हमारे अनुच्छेद 44, 45, 45, 48 और 48 का। फिर आता है अनुच्छेद 49, 50 और 51। अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक के 16 अनुच्छेदों में निर्दिष्ट तत्वों का वर्णन किया गया है, जो कि इस प्रकार है। तो अनुच्छेद 36 से 51 जो अनुच्छेद दिए गए हैं वो हम अब पढ़ने वाले हैं। तो पहले आता है अनुच्छेद 36। इसमें राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। तो भैया सबके छक्के छुड़ा देता है राज्य। एक राज्य खड़ा हो जाए तो सारे राज्य साइड में हट जाते हैं। तो राज्य को, जो राज्य शब्द है उसको परिभाषित कौन करता है, तो अनुच्छेद 36 करता है। फिर आता है अनुच्छेद 37। अनुच्छेद 37 इस भाग में दिया गया है कि तत्वों को न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय ना होने पर या ना होते हुए भी देश के शासन में मूलभूत माना जाएगा। तो जो अनुच्छेद 47 है वो कहता है कि इस भाग में दिए गए जितने भी तत्व हैं उनको न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय ना होते हुए, मतलब इसको प्रवर्तनीय नहीं बनाया गया है, फिर भी यह देश के शासन के लिए मूलभूत माने जाएंगे। मतलब देश का जो शासन है वह इनके आधार पर ही चलाया जा सकता है, उनका मूलभूत माना जाएगा। फिर आते हैं अनुच्छेद 38 का। इसमें कहा गया है कि राज्य लोक कल्याण की सुरक्षा एवं अभिव्यक्ति के लिए समाज व्यवस्था का निर्माण करना। मतलब 38 मतलब क्या करना है, अच्छे से निर्माण करना है। किसका, अभिव्यक्ति का, सुरक्षा के लिए सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करना है। लोक कल्याण की सुरक्षा के लिए, अभिव्यक्ति के लिए सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करना है, अनुच्छेद 38 का कहता है। फिर आता है अनुच्छेद 38 खा। यह आय, सुविधाओं तथा अवसरों की असमानता को दूर करने का प्रयास करता है। तो 38 खा, खाली करो भैया, सब खाली करो, क्योंकि आय नहीं है, सुविधा नहीं है, आवास नहीं है। तो जो आय, सुविधा और जो अवसर हैं उनकी असमानता को दूर करने के प्रयास कौन करता है, अनुच्छेद 38 खा करता है। फिर आता है अनुच्छेद 39। यह राज्य अपनी नीति का इस प्रकार संचालन करेगा कि सुनिश्चित रूप से सभी पुरुषों और स्त्रियों को जीविका में पर्याप्त साधन प्राप्त होने का अधिकार हो या प्राप्त करने का अधिकार हो, समुदाय की भौतिक संप्रदा का उचित स्वामित्व एवं वितरण हो, आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार से चले कि धन एवं उत्पादन के साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण न हो, पुरुष एवं स्त्री दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए, पुरुष एवं स्त्री श्रमिकों एवं बच्चों को मजबूरी में आयु या शक्ति की दृष्टि से प्रतिकूल रोजगार में जाने से बचाना है और बच्चों को गरिमा के साथ विकास का अवसर देना एवं शोषण से बचाना है। तो जो अनुच्छेद हमारा 39 है ये तो बहुत सारी बातें करता है भैया। 39 से दिल जीत लिया इसने, तो उत्तर के आ गया है ना, बिल्कुल उत्तर के साक्षात भगवान प्रकट हो गए इसमें। तो इसमें सब में समानता की बात की गई है। 39 में मतलब 40 से पहले एक में क्या कह रहे हैं उन्हें, 39 में समानता दी गई है। किस किस में दी गई है, तो देखो जो स्त्री और पुरुष हैं उनको आजीविका में पर्याप्त साधन हो, समान साधन उनको प्राप्त हो, उनको अधिकार है इस चीज़ का, तो पहला हो जाएगा। दूसरा, समुदाय की जो भौतिक संप्रदा है उनका अच्छे से स्वामित्व एवं वितरण किया जाए समान रूप से। आर्थिक आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार से चले कि धन और जो उत्पादन है उनके साधारण का भी सर्वसाधारण के लिए अहित संकेंद्रण न हो। पुरुष स्त्री दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए। जो स्त्री हैं, बच्चे हैं, उनको मजबूरी में भी आयु या फिर अपनी क्षमता से प्रतिकूल काम न करना पड़े। बच्चों को गरिमा के साथ विकास का अवसर दिया जाना और शोषण से बचाना इसमें दिया गया है। फिर आता है अनुच्छेद 40।
नहीं 39 का 40 बाद में आएगा, 39 का इसमें भी समान अवसर के आधार पर सभी को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना है ताकि गरीबों को भी अन्याय का शिकार ना होना पड़े। तो 39 का में क्या कहा गया है, जो समान अवसर के आधार पर सबको समान अवसर मिले, इसके आधार पर सभी को निःशुल्क, सभी व्यक्तियों को निःशुल्क विधिक सहायता देना और गरीबों को अन्याय का शिकार ना होने देना। फिर आता है अनुच्छेद 40 मतलब चौपाल पंचायत। तो राज्य ग्राम पंचायतों को स्वायत्त शासन की इकाई के रूप में संगठित करेगा। तो जो हमारा अनुच्छेद 40 है वो क्या करता है कि जो हमारा राज्य है वह ग्राम पंचायतों को स्वायत्त शासन की इकाई के रूप में संगठित करेगा। अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में विशेषतः बुढ़ापे, बेरोजगारी, बीमारी एवं आवश्यकता की दशा में काम एवं शिक्षा एवं लोक सहायता का अधिकार दिया गया है। 40 में चौपाल बिछा ली कि भैया राज्य क्या करेगी, ग्राम पंचायतों को संगठित करेगी। 41 में कहा गया है कि भैया बुढ़ापे में मतलब कोई भी एक भी व्यक्ति बेरोजगारी या बीमारी की आवश्यकता की दशा में सरकार क्या करेगी, शिक्षा और लोक सहायता देगी काम के लिए, मतलब लोक सहायता देगी लोगों के लिए, काम के लिए, शिक्षा के लिए क्या कर रही है, लोक सहायता दे रही है सरकार। फिर आती है अनुच्छेद 42, इसमें राज्य कार्य की न्याय संगत एवं मानवोचित दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए प्रस्तुति सहायता का उपबंध किया गया है। तो जो अनुच्छेद 42 है इसमें कहा गया है कि न्याय संगत काम के लिए मानवोचित दशाओं को सुनिश्चित करना कि कोई व्यक्ति ऐसी जगह पर काम ना करे जहाँ पर मानवोचित दशाएं नहीं हैं या उनके लिए न्याय संगत नहीं है, और जो प्रस्तुति सहायता के लिए भी उपबंध किए गए हैं किसमें, अनुच्छेद 42 में। फिर आता है अनुच्छेद 43, राज्य जनता के लिए काम निर्वाह, मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर, अवकाश एवं सार्वजनिक एवं सांस्कृतिक अवसर प्रदान करने का अवसर प्रयास करेगा। राज कुटीर उद्योगों की उन्नति के लिए विशेष ध्यान देगा। तो अनुच्छेद 43 क्या कहता है कि जो राज्य है वह क्या करेगी, जनता का काम निर्वाहन, मजदूरी, शिक्षा, शिष्ट जीवन, अच्छा जीवन, शिष्ट जीवन स्तर करेगी, अवकाश, सामाजिक सांस्कृतिक अवसर प्रदान करेगी, कुटीर उद्योगों की उन्नति के लिए विकास करेगी, अनुच्छेद 43 कहता है। फिर आता है अनुच्छेद 43 का क्या कहता है, अनुच्छेद 43 का कहता है कि राज्य उपयुक्त विधान अन्य किसी रीति से किसी उद्योग में लगे हुए उपक्रम, संस्थान एवं अन्य संगठनों के प्रबंधन में कर्मचारियों की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएगा। तो भैया काम है, मतलब अनुच्छेद 43 में कहा गया था कि गवर्नमेंट क्या करेगी, सबको अवसर देगी, है ना, रोजगार देने के लिए, उन्नति करने के लिए उनको अवसर देगी। और अनुच्छेद 43 का कहता है कि भाई क्या करेगी, ऐसे नियम और रीति बनाएगी जिसमें उद्योग में लगे हुए संस्थान या संगठन में लगे हुए जो कर्मचारी हैं उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करेगी और उनके लिए कदम उठाएगी। अनुच्छेद 43 क्या कहता है कि इसमें राज्य उपयुक्त विधान या रीति के द्वारा उद्योग में लगे हुए जितने भी उपक्रम है उनको कर्मचारियों या जो कर्मकार हैं उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएगा। अब आता है हमारा 43 का खा, यह राज्य सहकारी समिति के स्वैच्छिक संगठन, स्वायत्त प्रचलन, लोकतांत्रिक नियंत्रण एवं पेशेवर प्रबंधक को बढ़ाने का प्रयास करेगा। तो अनुच्छेद 43 खा कहता है कि यह राज्य सहकारी समितियों के स्वैच्छिक संगठन, स्वायत्त प्रचलन, लोकतांत्रिक नियंत्रण एवं पेशेवर प्रबंधन को बढ़ाने का प्रयास करेगा। नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 44, राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता लागू कराने का प्रयास करेगा। तो 44 क्या करने वाला है, सबको संहिता, सिविल संहिता लागू करेगा, समान सिविल संहिता लागू करने के लिए प्रयास करेगा। राज्य क्षेत्र अपने समस्त राज्य क्षेत्र के नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता या समान सिविल संहिता को लागू करने का प्रयास करेगा, अनुच्छेद 44 में कहा गया है। अनुच्छेद 45 में क्या कहा गया है, जो शिशु हैं उनकी देखभाल करनी है और 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को शिक्षा देने का प्रयास करेगा। तो सरकार क्या करेगी, यह सरकार के द्वारा उपबंध किया गया है कि वह जो बच्चे हैं उनकी देखभाल करेगी, अच्छे से कोशिश करेगी। तो आंगनवाड़ी वगैरह इसलिए चलाई जाती हैं, और जो 6 साल से कम आयु के बच्चे हैं उनको शिक्षा देने का भी प्रयास गवर्नमेंट करेगी, अनुच्छेद 45 में कहा गया है। फिर आता है अनुच्छेद 46, इसमें राज्य जनता के दुर्लभ वर्गों के, विशेषकर
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा एवं अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा। तो अनुच्छेद 46 क्या कहता है कि जो राज्य जनता के दुर्लभ वर्ग हैं, विशेषकर अनुसूचित जनजाति, SC ST, शिक्षा एवं जो अर्थ संबंधी हित हैं, विशेष सावधानी से उनमें अभिवृद्धि करेगा। फिर आता है अनुच्छेद 47। इसमें लोगों के पोषण स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करने एवं लोक स्वास्थ्य का सुधार करने के लिए प्राथमिक कर्तव्य माना है एवं जो मादक पदार्थ और हानिकारक नशीले पदार्थों के सेवन करने का प्रतिषेध करना है। तो जो अनुच्छेद 47 है वो क्या कहता है कि लोगों के पोषण स्तर में जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए, लोक स्वास्थ्य का सुधार करने के लिए प्राथमिक कर्तव्य माना है गवर्नमेंट ने। और जो मादक पदार्थ हैं, नशीले पदार्थ हैं, उनको रोकने का भी कर्तव्य किसका होगा? सरकार का होगा अनुच्छेद 47 के तहत। अनुच्छेद 48 राज्य कृषि एवं पशुपालन को आधुनिक एवं वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करने का प्रयास करेगा। गाय बछड़ों, दूध देने वाले एवं बाहक शत्रुओं की रक्षा, नस्लों के परीक्षण और सुधार के लिए उससे वध का प्रतिषेध करने के लिए उचित कदम उठाएगा। अनुच्छेद 48 क्या कहता है कि जो हमारा राज्य है वह कृषि पशुपालन को आधुनिक एवं वैज्ञानिक प्रणाली से संगठित करेगा या प्रयास करने वाला है। गाय बछड़े, दूध देने वाले जानवर, बाहक शत्रुओं की रक्षा एवं नस्लों की परीक्षण और सुधार करने के लिए वध का प्रतिषेध करने के लिए भी उचित कदम उठाएगा, अनुच्छेद 48 में कहा गया है। फिर आता है अनुच्छेद 48 का राज्य देश के पर्यावरण की संरक्षण एवं उनमें सुधार करने एवं वन एवं वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। तो अनुच्छेद 48 का करेगा राज्य देश के पर्यावरण का संरक्षण, उसमें सुधार करने का एवं वन एवं वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 48 का राज्य देश के पर्यावरण का संरक्षण, उसकी सुधार करने का और वन एवं वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। तो राज्य क्या करेगा? जो देश में पर्यावरण है उसका संरक्षण करेगा, उसको सुधार करेगा, वन और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए प्रयास करेगा। यह अनुच्छेद 48 का कहता है। अब आता है अनुच्छेद 39। ये कहता है कि राज्य में ऐतिहासिक एवं जो राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हैं उनकी रक्षा करेगा। अनुच्छेद 39 क्या कहता है कि राज्य के ऐतिहासिक एवं राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की रक्षा करेगा। अब आता है अनुच्छेद 50। राज्य में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए बोलता है। तो अनुच्छेद 50 क्या कहता है कि राज्य की न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करेगा। नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 51। इसमें कहा गया है कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय शक्ति सुरक्षा की अभिवृद्धि करेगा, राष्ट्रों के बीच न्याय संगत एवं सम्मानपूर्ण संबंध एवं अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता से निपटाने के लिए प्रोत्साहन देने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 51 कहता है कि जो अंतर्राज्यीय या अंतर्राष्ट्रीय शक्ति हैं सुरक्षा है उसमें अभिवृद्धि करेगा, राष्ट्रों के बीच में न्याय संगत सम्मानपूर्ण संबंध बनाएगा, अंतर्राष्ट्रीय विवाद हैं उनके बीच मध्यस्थता करके निपटाने के लिए उनको प्रोत्साहन देने का प्रयास भी राज्य करेगा। ये कहता है अनुच्छेद 51। ये हमारे नीति सिद्धांत हैं। देखें क्या इनको फिर से देख लेते हैं। देखो 36 में क्या कहा गया है? सबसे पहले आते हैं राज्य को परिभाषित किया गया है। 47 में कहा गया है कि इसमें कुछ तत्वों को न्यायालय द्वारा प्रवर्तित नहीं किया गया है और देश के शासन के लिए मूलभूत माना गया है, ऐसे तत्व इसमें दिए गए हैं। अनुच्छेद 38 का कहता है कि लोक कल्याण की सुरक्षा के लिए, अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करेगा। अनुच्छेद 38 खा कहता है कि आय, सुविधा और अवसर की असमानता को दूर करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 39 में कहा गया है कि कुछ इसमें समान चीज़ें दी गई हैं, है ना। तो सभी स्त्री पुरुष को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त होने का अधिकार होगा। समुदाय की भौतिक संपदा का अनुचित स्वामित्व एवं वितरण किया जाएगा। अनुचित नहीं, उचित स्वामित्व एवं वितरण किया जाएगा। आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले कि धन एवं जो उत्पादन है उसका संसाधन का सर्वसाधारण के आहितकारी संकेंद्रण न हो। पुरुष और महिला दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाना चाहिए। स्त्री और पुरुष के लिए श्रमिक एवं बच्चों के लिए मजदूरी में आयु और शक्ति की दृष्टि से प्रतिकूल रोजगार पर बचाने का प्रयास किया जाएगा। बच्चों को गरिमा के साथ विकास का अवसर एवं शोषण से बचाया जाएगा। अब आता है अनुच्छेद 39 का इसमें कहा गया है कि समान अवसर के आधार पर
निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी ताकि जो गरीब हैं उनके साथ अन्याय का शिकार मतलब उनको अन्याय ना होना पड़े। फिर 40 में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है। 41 में कहा गया है कि जो बूढ़े, बेरोजगारी, गरीब एवं जो ऐसे व्यक्ति हैं उनको आवश्यकता पड़ने की दशा में काम, शिक्षा और लोक सहायता का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 42 में कहा गया है कि न्याय संगत मानवोचित दशा को सुनिश्चित करने के लिए प्रस्तुति सहायता के लिए भी उपबंध करेगी सरकार। फिर आती है अनुच्छेद 43 में कहा गया है कि जनता के लिए काम निर्वाह, मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर, अवकाश एवं सामाजिक सांस्कृतिक अवसर प्रदान करने के लिए राजकुटीर उद्योग की उन्नति करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। मतलब इसमें कुटीर उद्योग को विकास किया जाएगा। अनुच्छेद 43 का कहता है अनुच्छेद 43 का कहता है कि इसमें क्या करेगा, जो उपयुक्त विधान हैं, रीतियां हैं, उनसे उद्योग में लगे हुए संगठन के प्रबंध में कर्मचारियों की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएगा। अनुच्छेद 43 का कहता है कि इसमें सहकारी समितियों के स्वैच्छिक संगठन, स्वायत्त प्रचलन, लोकतांत्रिक नियंत्रण एवं पेशेवर प्रबंध को बढ़ाने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 44 कहता है कि जो समस्त राज्य क्षेत्र है इसमें नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता लागू करने का प्रावधान है। अनुच्छेद 45 में कहा गया है कि शिशुओं की देखभाल और 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा के प्रयास करेगी गवर्नमेंट। अनुच्छेद 46 में कहा गया है कि राज्य जनता के दुर्लभ वर्ग में विशेषकर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों के लिए विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगी। अनुच्छेद 47 में कहा गया है कि लोगों के पोषण स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए लोक स्वास्थ्य को सुधार करेगा, प्राथमिक कर्तव्य मानेगा अपना और जो हानिकारक नशीले पदार्थ हैं उनके सेवन को प्रतिषेध करेगा। अनुच्छेद 48 कहता है कि राज्य में कृषि, पशुपालन को आधुनिक एवं वैज्ञानिक प्रणाली से संगठित करेगा, बछड़े, गाय, दूध देने वाले जो बाहक शत्रुओं से उनकी रक्षा करेगा, उनका परिरक्षण करेगा और उनके वध का प्रतिषेध करेगा। अनुच्छेद 48 का कहता है कि राज्य देश के पर्यावरण का संरक्षण, उनके सुधार करेगा और वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 39 में कहा गया है कि राज्य ऐतिहासिक और जो राष्ट्रीय महत्व के स्मारक है उनकी रक्षा करेगा। अनुच्छेद 50 में कहा गया है कि राज्य की जो न्यायपालिका है वह कार्यपालिका से अलग रहेगी। अनुच्छेद 51 में कहा गया है कि जो अंतर्राष्ट्रीय शांति है, सुरक्षा है, उसमें अभिवृद्धि करेगा, न्याय संगत सम्मानपूर्वक उनके साथ संबंध बनाएगा और अंतर्राज्यीय विवाद है उनको निपटाने के लिए मध्यस्थता भी करने का प्रयास करेगा। अब आते हैं नीति निर्देशक सिद्धांतों में अब तक 3 बार संशोधन हुए हैं, पहले नहीं हुए थे, बस 3 बार इनमें संशोधन किया गया है। तो पहले आता है अनुच्छेद 42 का संविधान संशोधन 1976, फिर आता है 86वां संविधान संशोधन 2002 और 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011। तो अभी तक नीति निर्देशक सिद्धांतों में 3 बार संशोधन हुए हैं, पहला 42, 46 और 97। 42, 86 और 97वां संविधान संशोधन। तो पहले आता है 42वां संविधान संशोधन 1976। इसके दौरान अनुच्छेद 39 का, 43 का और 48 का को जोड़ा गया था। इसमें 3 जोड़े गए थे, है ना। तो 39, 43 और 48 का को जोड़ा गया था, तीनों में का जोड़ दिए गए हैं 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। फिर आता है 86वां संविधान संशोधन 2002। इसके द्वारा अनुच्छेद 45 में क्या है, अश्रु वर्ग में बदलाव कर दिए गए थे और 14 वर्ष के स्थान पर 0 से 6 वर्ष के मतलब आयु संबंधी वर्ग में बदलाव किया गया था और जो पहले 14 वर्ष इसमें स्थान रखा गया था उसको बदलकर 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों की देखभाल और शिक्षा का कर्तव्य राज्य पर डाला गया था। किसमें, 86वां संविधान संशोधन 2002 में कहा गया था कि जो अनुच्छेद 45 है इसमें जो बच्चों की आयु है उसको हम 14 से हटाकर अब क्या कर रहे हैं, 0 से 6 साल तक के बच्चों की देखभाल और शिक्षा का कर्तव्य राज्य लेगा। फिर आता है अनुच्छेद 97, 2011 में यह संशोधन हुआ है। इसके द्वारा अनुच्छेद 43 बा जोड़ा गया था और इसमें सहकारी समितियों से संबंधित प्रावधान किए गए थे। अनुच्छेद 43 का नहीं बा जोड़ा गया था और इसमें सहकारी समितियों से संबंधित प्रावधान किए गए थे अनुच्छेद 97 में। संविधान के अन्य भागों में दिए गए नीति निर्देशक तत्व जो संविधान है उनमें अन्य भागों में भी नीति सिद्धांत दिए गए हैं। तो कहाँ दिए गए हैं, क्या वर्णन किया गया है, चलो हम इनको पढ़ते हैं। पहले आते हैं संविधान के भाग 4 में अंतर्विष्ट निर्देशों के अंतर्गत संविधान के अन्य भागों में राज्य को संबोधित अन्य निर्देश दिए गए हैं और ये निर्देश भी न्यायालय के निर्णयाधीन
नहीं होते तो भैया ये इस पर न्यायालय निर्णय नहीं दे सकता। तो संविधान का भाग 4 है, इसमें अंतर्विष्ट जो निर्देश हैं वह संविधान के अन्य भागों में राज्य को संबोधित अन्य निर्देश हैं और ये भी न्यायालय द्वारा निर्णयाधीन नहीं होते। अनुच्छेद 350 का के अनुसार प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर स्थानीय प्राधिकरण का यह कर्तव्य है कि वह भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के बालकों की शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करे। तो अनुच्छेद 350 क्या कहता है? 350 का कहता है कि प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर जो स्थानीय प्राधिकारी हैं उनका यह कर्तव्य होगा कि वह भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों की शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराएं। फिर आता है अनुच्छेद 351 के अनुसार, इसमें संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उनके विकास करे, ताकि भारत की जो सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों को अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। तो अनुच्छेद 351 क्या कहता है? संघ का यह कर्तव्य है कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाएगा, उनका विकास करेगा, ताकि यह भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। अनुच्छेद 335 में कहा गया है कि संघ और राज्य के क्रियाकलापों से संबंधित सेवाओं एवं पदों के लिए नियुक्ति करने का प्रावधान किया गया है। इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के दावे का प्रशासन की दक्षता बनाए रखने की संगति के अनुसार ध्यान रखा जाएगा। तो अनुच्छेद 335 कहता है कि संघ राज्य के जो क्रियाकलाप हैं, कार्यकलाप हैं, इनसे संबंधित सेवाएं एवं पदों के लिए नियुक्तियां करने, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों के दावे का प्रशासन की दक्षता बनाए रखने की संगति के अनुसार उनका ध्यान रखा जाएगा। यद्यपि अनुच्छेद 335, 350 का और 351 संविधान के भाग 4 में सम्मिलित नहीं है, किंतु न्यायालय द्वारा इन्हें नीति निर्धारक सिद्धांतों की श्रेणी में समायोजित किया गया है। तो हमने भी पढ़ा है कि नीति निर्धारक सिद्धांत अनुच्छेद 35 से नहीं 36 से 51 तक दिए गए हैं, लेकिन जो हमारे कुछ 335 हो गया, 350 का और 351 संविधान के भाग 4 में नहीं दिए गए हैं, लेकिन ये भी जो न्यायालय है उनके द्वारा नीति निर्देशक सिद्धांतों की श्रेणी में इनको रखा गया है। फिर आते हैं नीति निर्देशक तत्वों की विशेषता। जो नीति निर्देशक तत्व हैं इनकी विशेषता क्या है? तो पहली तो आती है, यह राज्य में सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं, इन पर गांधीवादी, समाजवादी और उदारवादी विचारधाराओं का प्रभाव है, यह न्यायालय द्वारा बाध्य योग नहीं होते, इनकी प्रकृति सकारात्मक होती है और इनको लागू करने का दायित्व राज्य पर होता है। तो नीति निर्देशक सिद्धांतों की विशेषता है कि यह राज्य में सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं, इसमें गांधीवादी, समाजवादी और जो उदारवादी विचारधारा है इनका प्रभाव देखने को मिलता है। न्यायालय में यह बाध्य योग नहीं होते, इनकी प्रकृति सकारात्मक है और इनको लागू करने का दायित्व राज्य के पास होता है। नीति निर्देशक तत्वों की उपयोगिता, क्यों उपयोग किए जाते हैं? तो नीति निर्देशक तत्व राष्ट्र के शासन हेतु मूलभूत है, मतलब राष्ट्र का शासन चलाना है तो नीति निर्देशक सिद्धांत लागू करने होंगे या फिर उनको आधार बनाना पड़ेगा। भीमराव अम्बेडकर के अनुसार निर्देशक तत्वों का बहुत बड़ा मूल्य है। भारतीय राज्य व्यवस्था के लक्ष्य आर्थिक एवं राजनीतिक लोकतंत्र को निर्देशक तत्व स्थापित करना है। निर्देशक तत्व की उपयोगिता निम्न प्रकार है। तो पहले आते हैं, यह प्रस्तावना का विस्तृत रूप है। तो जो हमारी प्रस्तावना दी गई है उसमें प्रस्तावना आधार है संविधान का और उसका प्रतिरूप क्या है? हमारे निर्देशक तत्व हैं। इससे भारत में नागरिक को न्याय, सामाजिक स्वतंत्रता एवं समानता, बंधुत्व में प्रतिबल मिलता है। जो हमारे नागरिक होते हैं भारत के, उनको इसके द्वारा न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के प्रतिबल मिलता है। यह न्यायालय को न्यायिक समीक्षा की शक्ति के प्रयोग में सहायता करता है। तो जो हमारे न्यायालय हैं वह न्यायिक समीक्षा के लिए शक्ति प्रदान करते हैं निर्देशक तत्व। यह राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रों की घरेलू विदेशी नीतियों में स्थायित्व एवं निरंतरता बनाए रखते हैं। तो ये क्या करते हैं? राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्र की जो लागू घरेलू एवं जो विदेशी नीतियां हैं उनकी स्थानीय एवं निरंतरता को बनाए रखते हैं निर्देशक तत्व। ये नागरिकों के मूल अधिकारों के पूरक होते हैं। यह भाग 3 में सामाजिक एवं आर्थिक अधिकारों की व्याख्या करते हैं। तो भाग 3 में जो मूल अधिकार, मौलिक अधिकार दिए गए हैं उनके सामाजिक आर्थिक अधिकारों की व्याख्या करते हैं निर्देशक तत्व। वे विपक्ष द्वारा सरकार पर नियंत्रण को संभव बनाते हैं। तो विपक्ष सरकार के नियंत्रण को क्या बनाते हैं? थोड़ा सा संभव बनाते हैं, कम करते हैं उनको। यह सरकार के प्रदर्शन की कड़ी परीक्षा करते हैं। लोग सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों का परीक्षण करके उन्हें संवैधानिक घोषणाओं के आलोक में कर सकती है।
आलोक में ला सकती हैं, है ना। देखो ये क्या कर सकती है, सरकार की जो प्रदर्शन की गई नीतियां हैं उनकी कड़ी परीक्षा कर सकती है, उनकी नीतियां कार्यक्रमों का परीक्षण कर सकती है। ये निर्देशक तत्व। फिर आते हैं निर्देशक तत्व एवं मूल अधिकार में संबंध। जो हमारे नीति निर्देशक तत्व हैं और जो मूल अधिकार हैं, इन दोनों में संबंध क्या है, अलग अलग हैं क्या, एक जैसे हैं, क्या डिफरेंस है, वो देखेंगे हम। तो मूल अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व के पारस्परिक संबंधों के विषय में न्यायपालिका एवं संसद का दृष्टिकोण परिवर्तित होता रहता है। सामाजिक आर्थिक न्याय की स्थापना हेतु राज्य जब नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन करता है तो कई बार मूल अधिकार बाधा उपस्थित करते हैं, क्योंकि वे न्यायालय में परिवर्तनीय हैं और यह स्थिति संविधान में लागू होने के समय से ही है, जिसे निम्नलिखित प्रकार से समझा जा सकता है। देखो, जो मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व हैं ये क्या है, न्यायपालिका और संसद के दृष्टिकोण से इनको परिभाषित किया गया है। तो सामाजिक आर्थिक न्याय की स्थापना हेतु राज्य में नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन किया गया है। तो कई बार जो मूल अधिकार हैं वह इसमें बाधा डाल देते हैं, क्योंकि मूल अधिकारों को हम परिवर्तनीय हैं, ये न्यायालय में हम इनको परिवर्तनीय बनाया गया है संविधान में, लेकिन निर्देशक तत्वों को नहीं बनाया गया, तो कई बार ये बाधा डालते हैं। अब 1951 का चमकम दोराई-राजन मामला। सर्वोच्च न्यायालय में मूल अधिकारों को नीति निर्देशक तत्वों पर वरीयता प्रदान की गई है। तो न्यायालय ने अपना मत प्रकट करते हुए कहा था कि जो मूल अधिकार हैं वह न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय हैं, जबकि जो नीति निर्देशक तत्व हैं वह अपरिवर्तनीय हैं। अतः नीति निर्देशक तत्व के सिद्धांत मूल अधिकारों से ऊपर नहीं हो सकते, मतलब मूल अधिकार ऊपर हैं, क्योंकि भैया न्यायालय इनको परिवर्तनीय कर रहा है, जबकि नीति निर्देशक सिद्धांत हैं उनको न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं किया जा सकता, इसलिए इनको वरीयता नहीं दी गई है। इस चुनौती से निपटने के लिए सामाजिक एवं आर्थिक न्याय स्थापित करने के लिए सरकार ने प्रथम संविधान संशोधन किया और इस संशोधन के तहत भूमि सुधार आदि लोक कल्याणकारी विषयों को महत्व देने के लिए अनुच्छेद 31 का और 31वां संविधान में जोड़े गए। स्पष्ट है कि सरकार ने इस संशोधन के माध्यम से नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर वरीयता देने का प्रयास किया था। तो देखो, अभी न्यायालय ने क्या बोल दिया है कि जो मूल अधिकार हैं वह ज़्यादा ऊपर हैं नीति निर्देशक सिद्धांतों से। तो अब ये सरकार कैसे मानने वाली थी, तो सरकार ने क्या किया, संविधान संशोधन कर दिया। कौन सा संविधान संशोधन किया है, तो इसमें संशोधन किया गया है क्यों, भूमि सुधार एवं लोक कल्याणकारी विषयों के महत्व को वरीयता देते हुए प्रथम संविधान संशोधन किया गया है और इसमें अनुच्छेद 31 का और अनुच्छेद 31वां संविधान जोड़े गए और स्पष्ट किया गया कि सरकार ने इन संशोधन के माध्यम से नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर वरीयता देने का प्रयास किया था, मतलब मूल अधिकारों में इसमें संशोधन कर दिया है, किसके द्वारा, सरकार के द्वारा। आगे चलकर गोलकनाथ मामले में पुनः न्यायालय का दृष्टिकोण बदला और सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया कि जो मूल अधिकार हैं इनमें कोई संशोधन नहीं किया जा सकता। दूसरे शब्दों में नीति निर्देशक तत्वों को लागू करते समय संसद मूल अधिकारों में ना कोई संशोधन कर सकती है। स्पष्ट है कि मूल अधिकारों को पुनः नीति निर्देशक तत्वों पर वरीयता प्रदान की गई थी। तो जो गोलकनाथ केस आया इसमें भी इन्होंने कह दिया कि भैया जो मूल अधिकार हैं इनमें कोई संशोधन नहीं कर सकता। तो यदि आपको नीति निर्देशक सिद्धांत को लागू करना है तो इसमें आपको मूल अधिकारों में संशोधन आप नहीं कर सकते। मतलब फिर से नीति निर्देशक सिद्धांतों के ऊपर मूल अधिकारों को वरीयता दी गई है। न्यायालय की इस मत से सरकार को सामाजिक आर्थिक न्याय स्थापित करने में बाधा उत्पन्न होने लगी। अतः इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा 25वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 पारित किया गया और अनुच्छेद 31 गा को जोड़ दिया गया। इसके अनुसार संसद द्वारा अनुच्छेद 39 ख 39 गा में वर्णित सिद्धांतों को लागू करने के लिए बनाई गई विधियों को और इस आधार पर अवैध एवं शून्य घोषित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 31 का उल्लंघन करती है। साथ ही यह भी व्यवस्था की गई थी कि अनुच्छेद 39 ख और 39 गा के लिए बनाए गए कानून का न्यायिक पुनरावलोकन नहीं कर सकती। मतलब इसमें अब न्यायालय को कम कर दिया गया है, किसके लिए, मौलिक अधिकारों के संबंध में। तो इसमें इंदिरा गांधी मतलब इनने बोल दिया कि मूल अधिकार उनमें कोई संशोधन नहीं कर सकते, लेकिन इंदिरा गांधी सरकार को भैया सामाजिक आर्थिक विकास करना था, तो इसकी स्थापना करने के लिए इनके द्वारा किया गया 25वां संविधान संशोधन 1971 में। इसमें कहा गया कि मतलब इसमें एक नया अनुच्छेद जोड़ दिया गया, 31 गा जोड़ा गया है और इसके अनुसार संसद द्वारा अनुच्छेद 39 ख और 39 गा में वर्णित जितने भी सिद्धांत हैं उनको लागू करने के लिए विधि
इस आधार पर अवैध या शून्य नहीं घोषित की जा सकती कि वह अनुच्छेद 14, 19 और 31 का उल्लंघन करती है। मतलब इसमें न्यायालय इनको शून्य घोषित नहीं कर सकता। अनुच्छेद 39 ख और 39 ग के लिए बनाए गए कानून का न्यायिक पुनरावलोकन भी नहीं किया जा सकता। इसके पश्चात केशवानंद भारती बनाम में सर्वोच्च न्यायालय ने मूल ढांचे की अवधारणा का प्रतिपादन किया, जिसमें यह माना गया कि संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, किंतु यह संविधान के मूल ढांचे के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक पुनरावलोकन को संविधान का मूल ढांचा बताया और इस आधार पर किसी भी कानून की समीक्षा कर सकता है। अतः उपरोक्त संशोधन की अनुच्छेद 39 ख 39 ग में किए जाने वाले कानून का न्यायिक पुनरावलोकन नहीं किया जा सकता। यह उपबंध असंवैधानिक है। तो इसके बाद केशवानंद भारती बनाम केस हुआ। इसमें कहा गया, सर्वोच्च न्यायालय ने कह दिया कि भैया सरकार चाहे तो मूल अधिकारों में, नीति निर्धारक सिद्धांतों में किसी में भी संशोधन कर सकती है, लेकिन उसके मूल ढांचे के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। न्यायिक पुनरावलोकन को संविधान का मूल ढांचा बताया गया है। कानून की समीक्षा कर सकती है सरकार चाहे तो इस आधार पर, और इसमें जो संशोधन की अनुच्छेद 39 ख और ग था, इसके लिए कानून का न्यायिक पुनरावलोकन नहीं हो सकता। यह उपबंध भी असंवैधानिक कर दिया गया। फिर आता है केशवानंद भारती मामले के इस निर्णय को महत्व न देते हुए इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से अनुच्छेद 31 गांव और अधिक विस्तृत कर दिया गया। इसके अनुसार अब सभी नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर वरीयता प्रदान की गई थी। नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू करने संबंधी किसी भी विधि को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि वह अनुच्छेद 19, 14 और 31 का उल्लंघन करती है। देखो, केशवानंद भारती बनाम मामला आ गया, लेकिन इंदिरा गांधी तो कहाँ मानने वाली थी। इन्होंने बोला हम कोई नहीं मानते, हम एक और संशोधन करेंगे, 42वां संविधान संशोधन 1976 में, और इसमें अनुच्छेद जो 31 गा है उसको हम और बड़ा कर देंगे। और इसमें कहा गया है कि हम भैया मूल अधिकारों पर वरीयता दी गई है नीति निर्देशक सिद्धांतों की, और इसके आधार पर न्यायालय के द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकती कि वह अनुच्छेद 14, 19 या 31 का उल्लंघन करती है। फिर आता है मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने 42वें संविधान संशोधन को असंवैधानिक घोषित कर दिया। ऐसा कुछ नहीं, हम नहीं मान रहे, बात खत्म, चलो असंवैधानिक है, जिसमें नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकारों पर वरीयता प्रदान की गई थी। मतलब इसमें नीति निर्देशक सिद्धांत हैं उनको मूल अधिकारों पर बड़ा बताया गया था। न्यायालय ने माना कि मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के मध्य संतुलन संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है। इन दोनों में ना तो कोई टकराहट है और ना ही इन्हें एक दूसरे पर वरीयता प्रदान की जा सकती है। तो इन्होंने कहा कि ये दोनों अलग अलग हैं और दोनों ही मूल ढांचे का हिस्सा हैं, और इन दोनों को ना तो टकरा सकते हैं और ना ही इन दोनों की एक दूसरे पर वरीयता दी जा सकती है। इस आधार पर मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांतों में उपयुक्त वर्णित संबंध से यह निष्कर्ष निकाला गया कि यह दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। अब आते हैं नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकारों में अंतर। तो नीति निर्देशक सिद्धांत और मूल अधिकारों में क्या अंतर है वो देखते हैं। तो पहले आते हैं मूल अधिकार। इसमें बताया गया है कि ये मूल अधिकारों को न्यायालय का संरक्षण प्राप्त होता है, और जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं इनको लागू कराने के लिए न्यायालय की शरण नहीं ली जा सकती। तो मूल अधिकार जो हैं इनको न्यायालय के द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया है, लेकिन नीति निर्देशक सिद्धांतों को संरक्षण का नहीं है, न्यायालय का संरक्षण नहीं है। मौलिक अधिकारों की प्रकृति नकारात्मक होती है, यह राज्य के अधिकारों पर प्रतिबंध लगाते हैं। तो मौलिक अधिकार क्या करते हैं, इनकी प्रकृति नकारात्मक है और यह राज्य के अधिकारों पर प्रतिबंध लगाते हैं, जबकि जो नीति निर्देशक तत्व हैं इनकी प्रकृति सकारात्मक कही जाती है, जो कि राज्य को कुछ करने का आदेश या निर्देश देते हैं। मतलब दबाव नहीं डालते बल्कि बोलते हैं, आपको सलाह देते हैं कि निर्देश है, आदेश है, और इनकी प्रगति कैसी होती है, सकारात्मक होती है। मौलिक अधिकार का विषय व्यक्ति होता है, तो ये व्यक्ति को संरक्षण देते हैं, जबकि जो नीति निर्देशक तत्व होता है इसका संरक्षण राज्य अर्थात राज्य के लिए होता है। राज्य के लिए निर्देश है या किसी
व्यक्ति के लिए नहीं होता, कोई व्यक्ति के लिए इसका संरक्षण नहीं दिया जाता। फिर आते हैं मौलिक अधिकारों का क्षेत्र राज्य में निवास करने वाले नागरिकों तक सीमित रहता है। तो राज्य में जितने लोग निवास करेंगे तो मौलिक अधिकार उन सभी पर लागू होंगे, जबकि जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं उनको मौलिक अधिकारों में व्यापकता दी गई है। और नीति निर्देशक सिद्धांतों का क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय भी होता है। देखो हमने बोला था ना, अंतर्राष्ट्रीय शांति समझौता करने में भी ये काम करेगा। तो जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं यह मौलिक अधिकारों से व्यापक है और यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक इनका क्षेत्र फैला हुआ है। मौलिक अधिकारों को सीमित अर्थात स्थगित नहीं किया जा सकता। यह किया जा सकता है, कर सकते हैं। जो मौलिक अधिकार हैं राष्ट्रपति कर सकते हैं ना, हाँ। तो मौलिक अधिकारों को सीमित या स्थगित किया जा सकता है। जैसे कभी वो लग जाती है, इमरजेंसी वगैरह लग जाती है तो इनको स्थगित कर देते हैं राष्ट्रपति। जबकि जो नीति निर्देशक सिद्धांत होते हैं इनको कभी भी या किसी भी अवस्था में सीमित नहीं किया जा सकता, हमेशा जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। फिर आते हैं मौलिक अधिकार नागरिकों के व्यक्तिगत व्यक्तित्व को विकास करने के अधिकार के अंतर्गत आते हैं, जबकि जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं यह समाज के विकास पर बल देते हैं। तो मौलिक अधिकारों का काम क्या है? जो व्यक्ति है व्यक्तिगत और व्यक्तित्व का विकास करना है, और जबकि जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं उनका काम होता है समाज का विकास करना। मौलिक अधिकार मुख्यतः विभिन्न स्वतंत्रता पर बल देते हैं, जो अलग अलग स्वतंत्रता हैं इन पर बल देते हैं मौलिक अधिकार। जबकि जो नीति निर्देशक तत्व हैं यह सामाजिक और आर्थिक अधिकारों पर बल देते हैं, क्योंकि तुम्हें सामाजिक ये अधिकार मिला है, आर्थिक अधिकार मिला है। तो मौलिक अधिकार विभिन्न स्वतंत्रता पर बल देते हैं, और जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं यह सामाजिक और आर्थिक अधिकारों पर बल देते हैं। मौलिक अधिकारों की सरकार द्वारा अवहेलना की जा सकती है। तो मौलिक अधिकारों पर हमेशा इतनी सरकारें लड़ रही हैं, जबकि जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं इनके सिद्धांत मूलतः जनमत पर आधारित होने के कारण कोई भी सरकार इनकी अवहेलना नहीं कर सकता। मतलब सरकार इनके लिए कुछ नहीं बोल सकती, क्योंकि ये क्या है, इनका मूल जनता का जनमत पर निहित होता है, तो ये नहीं बोल सकती। मूल अधिकारों को कानूनी महत्व है, क्योंकि ये कानून के द्वारा प्रदत्त किए जाते हैं, जबकि जो नीति निर्देशक सिद्धांत होते हैं यह आदेश माना जाता है। ये सब क्या है? सिर्फ नैतिक आदेश हैं। फिर आते हैं समान नागरिक संहिता। देश में संपूर्ण नागरिकों के लिए धार्मिक, निर्जातीय एवं अन्य कारणों से कानून में विभेद न होना, इनका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 44 में किया गया है। तो समान नागरिक संहिता क्या है? तो देश के संपूर्ण नागरिकों के लिए धार्मिक, निर्जातीय एवं अन्य कारणों से कानून में विभेद न होना, और इनका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 44 में किया गया है। समान नागरिक संहिता है क्या? तो समान नागरिक संहिता इसमें क्या होगा, एक धर्मनिरपेक्ष कानून है जो कि किसी भी धर्म जाति के सभी निजी कानून से ऊपर होता है। देश में हिंदू सिविल लॉ के दायरे में हिंदुओं के अलावा सिख, जैन एवं बौद्ध आते हैं। पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, इंडोनेशिया एवं मलेशिया, सूडान, तुर्की जैसे कई देश में लागू किया गया है समान नागरिक संहिता, और संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत समान नागरिक संहिता को लागू करने का जिम्मेदारी करने की जिम्मेदारी राज्य के पास होती है। गोवा में साल 1961 से समान नागरिक संहिता लागू की गई है। तो समान नागरिक संहिता क्या होती है? तो इसमें एक धर्मनिरपेक्ष कानून बनाया जाता है जो कि किसी भी जाति, धर्म के किसी भी निजी कानून से ऊपर होता है। इसमें जो देश में हिंदू सिविल लॉ भी लागू है वह हिंदू के अलावा सिख और जैन और बौद्ध पर ही लागू होता है। और कई देश ऐसे हैं जैसे कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, मलेशिया, सूडान, तुर्की, इजिप्ट, यहाँ पर भी समान नागरिक संहिता लागू है। संविधान के अनुच्छेद 44 में यह कहा गया है कि समान नागरिक संहिता लागू करने का अधिकार या जिम्मेदारी किनकी है? तो राज्य की है। गोवा एक ऐसा राज्य है जहाँ पर समान नागरिक संहिता लागू कर दी गई थी। कब? 1961 में। नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन। तो अनेक जिम्मेदारी उन्मूलन कानून, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, कई फैक्ट्री अधिनियम और न्यूनतम मजदूरी निर्धारण, कुटीर एवं लघु उद्योगों को प्रोत्साहन एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों के उन्नयन के लिए आरक्षण आदि इन प्रयासों को दर्शाते हैं। भूमि सुधार एवं कृषि के उन्नयन हेतु इनका उल्लेख अनुच्छेद 48 में किया गया है। पहला, चौथा और 17वां
25वां एवं 42वां 44वां संविधान संशोधन इसमें किए गए हैं। तो भूमि सुधार एवं जो कृषि के उन्मूलन हेतु इसमें उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 48 में, और इसके लिए पहला, चौथा, 17वां, 25वां और 42वां और 44वां संशोधन किए गए हैं। 73वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया था, और इसके तहत अनुच्छेद 40 में उल्लेखित जो ग्राम पंचायतें हैं उनके क्रियान्वयन के लिए दिशा में एक कदम उठाया गया था। 73वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया था, और इसके लिए अनुच्छेद 40 में दिए गए जो ग्राम पंचायत हैं उनके क्रियान्वयन के लिए कदम उठाए गए थे। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा अनुच्छेद 48 में उल्लिखित कार्य के काम के अधिकार, मजदूरी एवं निर्वाहन इत्यादि की प्राप्ति के लिए बनाया गया था। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा अनुच्छेद 48 में उल्लिखित काम के अधिकार, मजदूरी एवं निर्वाह इत्यादि की प्राप्ति के लिए बनाया गया था। कुटीर उद्योगों के संवर्धन के लिए अनुच्छेद 43 में उल्लिखित खादी एवं ग्राम उद्योग खेले गए थे। इसके अतिरिक्त सिल्क बोर्ड, हथकरघा बोर्ड, नाबार्ड आदि का भी सृजन किया गया था। कुटीर उद्योग के संवर्धन के लिए अनुच्छेद 43 में उल्लिखित खादी ग्राम उद्योग खोले गए एवं इसके अतिरिक्त सिल्क बोर्ड, हथकरघा बोर्ड, नाबार्ड आदि का भी सृजन किया गया। अनुसूचित जाति एवं जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्गों की शिक्षा की अभिवृद्धि के लिए दिशा में मंडल आयोग की रिपोर्ट का क्रियान्वयन किया गया, और अनुच्छेद 1992 में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुमति प्रदान की है। अनुच्छेद 46 में इसका वर्णन किया गया है। तो इसके लिए क्या किए गए हैं, तो अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के एवं अन्य पिछड़ा वर्गों की शिक्षा में अभिवृद्धि की दिशा में मंडल आयोग की रिपोर्ट का क्रियान्वयन किया गया। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने इसको अनुमति प्रदान की है 1992 में, और इसका उल्लेख किया गया है 1992 में इसको सर्वोच्च न्यायालय ने मान्यता दी थी, और इसका उल्लेख है अनुच्छेद 46 में। पर्यावरण के संरक्षण एवं सुधार हेतु अनुच्छेद 48 का में दिया गया है। सरकार ने 1995 में राष्ट्रीय पर्यावरण न्यायाधिकरण एवं 1995 में राष्ट्रीय पर्यावरण न्यायाधिकरण और 2010 में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना की है। तो पर्यावरण की संरक्षण एवं सुधार हेतु अनुच्छेद 48 का सरकार ने 1995 में राष्ट्रीय पर्यावरण न्यायाधिकरण एवं 2010 में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना की। जिला स्तर पर कुछ न्यायिक शक्तियों से कार्यपालिका के कार्य को संपन्न करने के लिए आपराधिक प्रक्रिया संहिता में किया गया संशोधन अनुच्छेद 50 का अनुसरण करता है। तो जिला स्तर पर कुछ न्यायिक शक्तियों से कार्यपालिका के कार्य को संपन्न कराने के लिए आपराधिक प्रतिक्रिया संहिता में किया गया संशोधन अनुच्छेदों 50 का अनुसरण करता है। ताजमहल जैसे ऐतिहासिक स्मारकों का संरक्षण का कार्य भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI को दिया गया है, जो कि अनुच्छेद 49 के प्रावधानों का अनुपालन करता है। फिर आता है निर्देशक तत्वों की आलोचना। जो हमारे नीति निर्देशक तत्व हैं इनकी आलोचना क्यों की जाती है, क्योंकि यह गैर न्यायोचित चरित्र होने के कारण कोई कानूनी शक्ति नहीं है। ऐसे में यह काल्पनिक प्रतीत होते हैं। कई बार यह केंद्र एवं राज्यों के मध्य संवैधानिक टकराव की स्थिति पैदा कर सकते हैं। उदाहरण के लिए केंद्र सरकार जब किसी राज्य को इन तत्वों को लागू कराने के लिए कहे और अगर राज्य सरकार द्वारा इन तत्वों को लागू नहीं किया जाता है तो यह राज्य सरकारों को बर्खास्त कर सकती है। तो इसमें ये क्या हो सकता है, पहला तो यह गैर न्यायोचित चरित्र है इनका और कानूनी शक्ति प्राप्त नहीं है, इसलिए काल्पनिक लगते हैं। कई बार यह राज्य एवं केंद्रों के मध्य संवैधानिक टकराव की स्थिति पैदा करते हैं। उदाहरण के लिए केंद्र सरकार जब किसी राज्य को इन तत्वों को लागू करने के लिए कहती है, अगर राज्य सरकार द्वारा इन तत्वों को लागू नहीं किया जाता तो वह राज्य सरकार को बर्खास्त कर सकती है। सर आइवर जेनिंग के द्वारा जेनिंग्स ने इन तत्वों को तर्कहीन व्यवस्था करार दिया था और नियमित प्रतिमान दर्शन का अभाव बताया था। कुछ आलोचकों ने इन्हें पारंपरिक भी कहा है क्योंकि यह तत्व 19वीं शताब्दी के राजनीतिक दर्शन पर आधारित हैं जो कि आधुनिक समय के अनुकूल नहीं हैं। तो देखो आइवर जेनिंग है, इनके द्वारा भी इन तत्वों को तर्कहीन व्यवस्था करार दिया गया था और यह नियमित प्रतिमान दर्शन का अभाव बताते हैं।
यह आलोचकों के द्वारा पारंपरिक भी कहे जाते हैं क्योंकि 19वीं शताब्दी के राजनीतिक दर्शन पर आधारित हैं और आधुनिक समय के अनुकूल नहीं हैं। फिर आते हैं मौलिक कर्तव्य। हमारे भारत के संविधान में मूल अधिकारों के साथ साथ हमने कुछ मूल कर्तव्यों को भी शामिल किया है। वस्तुतः अधिकार एवं कर्तव्य एक दूसरे के पूरक हैं। अधिकार विहीन कर्तव्य निरर्थक होते हैं, जबकि कर्तव्य विहीन अधिकार निरंकुशता पैदा करते हैं। भारतीय संविधान के मूल अधिकारों के साथ साथ मूल कर्तव्यों को भी सम्मिलित किया गया है। वस्तुतः अधिकार एवं कर्तव्य एक दूसरे के पूरक होते हैं। अधिकार विहीन कर्तव्य निरर्थक होते हैं, जबकि कर्तव्य विहीन अधिकार निरंकुशता पैदा करते हैं। सामान्यतः लोकतांत्रिक देश जैसे कि अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों के संविधान में नागरिकों के कर्तव्यों को विश्लेषण नहीं किया गया है। संभवतः एकमात्र जापान संविधान है जहाँ के नागरिकों के कर्तव्यों को रखा गया है, जहाँ पर नागरिकों के कर्तव्यों को रखा गया है जापानी संविधान में। भारतीय संविधान के भाग 4A में अनुच्छेद 51A में स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे। यह भूतपूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिए गए हैं, मतलब हमने लिए हैं किससे, सोवियत संघ से, लेकिन जापान के संविधान में भी ये लागू है। मूल कर्तव्य की विशेषताएं क्या होती हैं? इनमें से कुछ नैतिक कर्तव्य होते हैं जो कुछ नागरिक कर्तव्य, उदाहरण के लिए स्वतंत्रता संग्राम के आदेशों का सम्मान एवं एक नैतिक दायित्व है, जबकि राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रीय गान का आदर करना नागरिक कर्तव्य है। मूल कर्तव्य मूल्य भारतीय परंपरा, पौराणिक कथाओं से संबंधित हैं। दूसरे शब्दों में मूलतः भारतीय जीवन पद्धति के आंतरिक कर्तव्यों का वर्गीकरण है। मूल अधिकार सभी लोगों के लिए हैं, चाहे वे नागरिक विदेशी, लेकिन मूल कर्तव्य केवल नागरिकों के लिए है। निर्देशक तत्व की यह जो निर्देशक तत्व हैं उनकी तरह ही मूल कर्तव्य भी न्यायोचित नहीं होते, मतलब इनको आप न्यायालय में जाके चुनौती नहीं दे सकते। मूल कर्तव्यों की सूची क्या है? तो हमारे मूल कर्तव्य क्या हैं? तो पहला आता है संविधान का पालन करें और उनके आदेश एवं संस्थान राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रीय गान का आदर करें। स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। भारत की संप्रभुता, एकता एवं अखंडता की रक्षा करें और उन्हें अक्षुण्ण रखें। देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। भारत के सभी लोगों में समरसता एवं समान भारतत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग आधारित सभी प्रकार के भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी एवं वन्य जीव आते हैं, रक्षा करें और संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के लिए दया भाव रखें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानववाद एवं ज्ञान अर्जन एवं सुधार की भावना का विकास करें। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र की प्रगति की एवं निरंतर बढ़ते हुए उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू लें। 6 से 14 वर्ष तक के आयु के बीच के अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराएं और यह कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया है। पहले 10 थे, फिर अब कितने मूल कर्तव्य हो गए हैं? 11। कब जोड़ा गया है 11वां? तो 86वां संविधान संशोधन 2002 को जोड़ा गया था। मूल कर्तव्यों का महत्व क्या है? तो नागरिकों को अपने देश, अपने समाज एवं अपने साथी नागरिकों के प्रति अपने कर्तव्य के संबंध में जानकारी देना। मूल कर्तव्य राष्ट्र विरोधी एवं समाज विरोधी गतिविधि जैसे राष्ट्रध्वज को जलाने, सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट कराने के खिलाफ चुनौती के रूप में है। मूल कर्तव्य नागरिकों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं और उनका अनुशासन एवं प्रतिबद्धता को बढ़ाते हैं। मूल कर्तव्य अदालतों को किसी विधि की संवैधानिक वैधता एवं उसके संबंध में सहायता करते हैं। अब आते हैं मूल कर्तव्यों पर बर्मा समिति की रिपोर्ट। तो जो मूल कर्तव्य हैं उस पर बर्मा समिति ने क्या कहा गया है?
तो 1999 में मूल कर्तव्यों पर गठित बर्मा समिति ने पहले से मौजूद कुछ कानून प्रावधानों की पहचान की एवं उन्हें चिन्हित किया जो कि मूल कर्तव्यों के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करते हैं। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 सांसद एवं विधायकों को धर्म के आधार पर गलत तरीके से नागरिकों के मत इकट्ठे करने एवं विभिन्न वर्गों के लोगों के मध्य धर्म, जाति एवं भाषा के आधार पर वैमनस्य उत्पन्न करने के आधार पर विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर सकता है। राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारक अधिनियम 1971 देश के संविधान, राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रीय गान के प्रति अनादर को दंडनीय घोषित करता है। नागरिक अधिकार अधिनियम 1955 जो कि बाद में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1976 के नाम से जाना गया, धर्म जाति के आधार पर अछूतों के या छुआछूत के व्यवहार को दंडनीय बनाता है। अवैधानिक गतिविधि निवारक अधिनियम 1967 सांप्रदायिक संगठनों की अविधिमान्य संस्था घोषित करता है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 विलुप्तप्राय एवं संकटमय प्रजातियों के व्यापार का प्रतिषेध करता है। वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंधाधुंध वन उन्मूलन एवं वन भूमि के गैर जंगलात उद्देश्य के लिए प्रयोग का प्रतिषेध करता है एवं भारतीय दंड संहिता ऐसे आरोपों एवं कथनों को जो कि राष्ट्र अखंडता के प्रतिकूल हों दंडनीय अपराध घोषित कर सकता है। अब आते हैं हमारे जो मौलिक कर्तव्य हैं उनकी आलोचना। तो इनको न्यायालय में वाद योग नहीं है, मतलब इनको न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। कर्तव्यों के उल्लंघन पर दंड का प्रावधान नहीं है। कुछ महत्वपूर्ण कर्तव्य हैं जैसे कि परिवार नियोजन, कर अदायगी आदि को सम्मिलित नहीं किया गया है, इनको भी शामिल करना चाहिए था। मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित शब्द अत्यधिक अस्पष्ट हैं और जैसे कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं सामाजिक संस्कृति, ऐसे कुछ शब्द इसमें जोड़े गए हैं जो कि सामान्य जनता के पल्ले नहीं पड़ते। इसके साथ हमारा आज का टॉपिक होता है कंप्लीट गाइस। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।